नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरी क्लासेस में। मित्रों, आज हम राजस्थान में एक होने वाली बहुत ही एक प्रेस्टिज जॉब है पटवार। तो पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत लैंग्वेज का पोर्शन है वो हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में आज से हम अपनी ये जो यात्रा है स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस यात्रा के अंतर्गत हम लैंग्वेज फर्स्ट हम जो आपके जो तैयार करने जा रहे हैं वो हैं इंग्लिश, देन हम हिंदी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अभी जो इस सेशंस के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश के बारे में। अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि एक्चुअली ये जो पटवार का सिलेबस है इस पर एक नज़र डाल देते हैं। पटवार सिलेबस, ठीक है। जो पटवार का जो सिलेबस है इसको पिछली जो पटवार की वैकेंसी हुई थी उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया था। अब इसके अंदर दो क्राइटेरिया है, या यूँ के दो इसके क्राइटेरिया में कुछ इंक्रीजमेंट किया है। इंक्रीमेंट ये किया है कि पहले तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो थी आपके 12th स्टैंडर्ड तक, और अब की बार कर दी है ग्रेजुएशन। एक बात। सेकंड, इसके अंतर्गत हिंदी तो पहले भी थी लेकिन अब की बार है वो इंग्लिश को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। इस वजह से ये वाला है वैकेंसी है क्वालिफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, बट मैं यूँ बोलूँगा कि ग्रेजुएशन लेवल करने की वजह से आपके आने वाले जो क्वेश्चनों का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो भी थोड़ा सा हाई होगा। तो इस संदर्भ में पिछली बार भी आपने अगर जो 13 फरवरी 2016 को जो पेपर हुआ था उसको अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा कि पटवार का जो पेपर था काफ़ी हद तक अच्छा पेपर था। और यूँ कह सकते हैं कि इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आप राजस्थान जीके को उठाकर देख लो या फिर मैथ को उठाकर देख लो, आप किसी भी पोर्शन के आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी हद तक अच्छा था। ये है कि 10th या यूँ बोलो 12th तक ऐसा वो अपने जो विज्ञप्ति के अंतर्गत लिखते हैं, लेकिन उनके जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो रियल में वैसे भी ग्रेजुएशन तक का होता है, ऐसा मेरा मानना है और मेरा पिछले कई सालों का ये अनुभव है। खैर, हम बात करें राजस्थान में जो पटवार भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत जो अपने लैंग्वेज के अंतर्गत हम बात करें तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो कौन कौन से टॉपिक है और वहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, या यूँ बोले तो कितने मार्क्स है वहाँ से आपके ये इसके अंदर पोर्शन रखेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो गाइस, आपको मैं बता देता हूँ कि जो पटवार का जो सिलेबस है, मैं पटवार का पूरे सिलेबस के बारे में यहाँ बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से जो अपना जो सेशन है वो प्रॉपर है वो इंग्लिश बेस्ड होंगे। किस पर होंगे? इंग्लिश के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इंग्लिश का जो इसके अंतर्गत जो पोर्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ हम इंग्लिश ओरिएंटेड ही बात करेंगे। इसके अंतर्गत आपके पटवार के मोटे तौर पर 4 टॉपिक दे रखे हैं जिनको मैं आपके सामने डिस्क्राइब करके बताऊंगा ताकि आपको पटवार के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम है उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। टोटल मैं बात करूं हिंदी और इसके साथ में अगर मैं इंक्लूड कर दूं इंग्लिश को, इंग्लिश के साथ में अगर मैं हिंदी को भी इंक्लूड करूं तो आपके है ये हो जाते हैं कितने मार्क्स का? टोटल ऑल ओवर ये 44 मार्क्स का। और यहाँ से जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो आपको हो जाएंगे कितने? 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और आपके जो मार्क्स है वो है 44। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो यूँ बोले तो इस क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। कितना कैरी करेगा? हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर कैरी करने वाला है, यानी कि प्रत्येक सवाल है वो आपके 2 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से अब सवाल ये उठते हैं कि सर नहीं, कई मिथ पा लेते हैं स्टूडेंट होते हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदी ज़्यादा आएंगे या इंग्लिश है। तो आप इस तरह की भ्रामक बातों में नहीं उलझे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो 22 क्वेश्चन आएंगे इसमें से मोस्ट ऑफ हिंदी का आएंगे? पहले तो ये बताइए, कोई प्रूफ ही नहीं है। आप क्या, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। तो आपको ये लेकर चलना है। अगर आप मिनिमम अगर इसको लेकर चले, जैसे कि मैं आपको बता दूँ ये 22 मार्क्स है, सॉरी नंबर है, मैं यूँ कह दूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ से आपके मार्क्स की बात करूँ, ये तो मेरे क्वेश्चन है और यहाँ मैं मार्क्स की बात करूँ, मार्क्स अपने 44 है। तो अगर मैं एक जनरल व्यू बात करूँ, एक नॉर्मल बात करूँ, तो यहाँ से अगर मैं सिंपल अगर मैं आपके सामने बात दूँ तो मैं अगर 11-11 अगर इनको एवरेज में डिवाइडेड करूँ 50-50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो भी अपने 11 नंबर है वो कितने के किसके बनेंगे? अपने इंग्लिश के बनने वाले। किसके? इंग्लिश के। और हिंदी के कितने होंगे? 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मैं जनरल बात कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई मैं भी कोई फैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में ऐसा कंफर्म डाटा नहीं है। उस सिलेबस के अंदर भी ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि भाई ये आपके 11 क्वेश्चन आएंगे, ये 11 आएंगे। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक मैं आपको ऑल एंड एवरेज बता रहा हूँ कि ऐसी संभावना पॉसिबिलिटी बनती है और मुझे लगता है कि समथिंग ऐसा ही होने वाला है। तो आप जो भी पोर्शन है आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ राजस्थान जीके की बात करूँ या इसके अंदर मैथ दे रखी है, रीजनिंग दे रखी है, ये
मैथ की बात करूँ, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, फिर भी मैथ्स हो गया आपका, ये रीजनिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा जीके में ना राजस्थान है, इंडिया है, जो भी जीके में टोटल जीके की बात कर रहा हूँ इसके अंतर्गत। और इसके अलावा आपके ये इंग्लिश हो गया। टोटल मैं एक बार बता देता हूँ आपको, सिलेबस के बारे में हल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये अपना सिलेबस की बात करें, मोटे तौर पर बता रहा हूँ। तो आपको बता देता हूँ 90% जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो अच्छा होता है, सॉरी हाँ जीके का पोर्शन होता है वो काफ़ी हद तक है वो उनका तैयार कर रखा होता है। स्पेशली हम राजस्थान के स्टूडेंट की बात करें तो बिल्कुल एकदम नो डाउट ये जीके वाला राजस्थान जीके होता है वो उनका अच्छा होता है। आप पूछ लेना 50 में से 48-45 नंबर लाने वाले स्टूडेंट है, लेकिन उनकी जो लूटिया है वो यहाँ आकर डूब जाती है। कहाँ डूब जाती है? स्पेशली अगर बात करें तो इंग्लिश की, आप देख लेना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ इंग्लिश का, तो मैंने लोगों को करीब से देखा है। हाँ, आप यूँ कह दो कि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो इतनी हाईली पोस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी यही कंडीशन है, इंग्लिश में उनकी भी है वो लूट या डूबी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमें इंग्लिश से क्या है, फोबिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? फोबिया, जब तक हमें कोई भी इंग्लिश नहीं, किसी भी सब्जेक्ट हम जब तक फोबिया होगा तब तक हम उसके ऊपर ओवरकम नहीं कर सकते हैं। खैर, आपको मैं डर नहीं इसके प्रति पैदा कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। बेशक इसकी शर्त एक ही है कि आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। यू हैव टू इम्प्रूव, या यूँ कह रूँगे डेवलप इंटरेस्ट, आपको डेवलप करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जीके मोस्ट ऑफ पढ़ लेते हैं। और रीजनिंग आपको पता ही है, एवरेज स्टूडेंट है वो भी है अच्छे खासे नंबर ला लेते हैं। और रही बात मैथ की, पिछली बार मैथ का पोर्शन काफ़ी हद तक अच्छा था, या यूँ कहे तो मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे, इसलिए उस समय मैथ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी। अब की बार अगर हम टॉपिक के हिसाब से देखें तो रीजनिंग का यहाँ पर है वो रोल ज़्यादा है, और मैथ का अगर सिलेबस का अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर इनका हमें पोर्शन कम दिखाई दे रहा है। एक बात तो इससे अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रायोरिटी है वो किसकी है? रीजनिंग की। इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो जीके तो ही है वो अपनी जगह है, उसके बाद में मैथ है वो तुलनात्मक रूप से रीजनिंग से यहाँ क्वेश्चन कम आएंगे, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं नहीं, सिलेबस डिस्क्राइब कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी, इसके बारे में आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने एवरेज आपको बता दी है कि आपको मानकर चलना है कि 11 क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे और 11 क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे। चूँकि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है तो यहाँ से जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ये यहाँ पर शूट होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हमारा जो भर्ती परीक्षा होने वाली है पटवार, इसके अंतर्गत मार्क्स को लेकर के, या मैं यूँ कह दूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेकर के क्या रहता है, वो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ, अब हम स्पेशली इंग्लिश बेस्ड बात करने वाले हैं कि इंग्लिश का इसके अंदर क्या रोल है। तो आइए देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपनी इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो इंग्लिश है, यहाँ से मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 4 है, या यूँ कह दूँ 4 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सामने डिस्क्राइब किए हुए। आपको इतना सा लगेगा कि ओ यार इतना सा सिलेबस है, लेकिन आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। अभी बताने वाला हूँ आपको, जस्ट आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें हम टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है क्या, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। क्या बोला मैंने? कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। एक बात, अब ये जो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कॉम्प्रीहेंशन का अगर हम हिंदी में बात करें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे से पढ़ने वाले या मेरे जो व्यूअर है, जो मेरे दर्शक है, मेरे जो स्टूडेंट है, जो मेरे से पढ़ने वाले, मैं उनको मानता हूं कि वो 99% स्टूडेंट हिंदी माध्यम से बिलोंग कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं हिंदी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए आपको बता रहा हूँ। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। क्या मतलब होता है? समझ। क्या मतलब होता है? समझ। यानी समझ किसकी? अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब आप अपने जब आप स्कूलिंग कर रहे हैं उस समय भी अनसीन पैसेज आता था। आप यूँ कह सकते हैं इसको अपठित। क्या कह सकते हैं? अपठित। वैसे इसका सही अर्थ है कि तो इसका अनसीन, सीन का मतलब वो देखा हुआ, अन इसके सामने परफिक्स लगा हुआ, इसका मतलब होता नहीं देखा हुआ। यानी एक ऐसा पैसेज जो आपके द्वारा देखा गया नहीं है, यानी आपने जो पहले पैसेज कभी नहीं देखा है वो आपके परीक्षा के सामने आए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में आपसे
ये पूछा जाता है। अब सवाल उठता है कि सर क्या है, ये तो हम कर लेंगे। अरे वो नहीं, आपके एग्जाम 10वीं 12वीं वाला एग्जाम नहीं है कि पहले का क्वेश्चन है वो आंसर है वो वहाँ लिख देते, ऊपर से नीचे कर लेते थे। अब इसमें ऐसा नहीं चलने वाला। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वो भी टू द पॉइंट आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो फिर इसको कैसे करें, इसके बारे में हम व्यवस्थित तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक है इस पटवार वैकेंसी के अंदर देने का मेन उन सामने वाले एग्जामिनर का मोटिव क्या है। तो गाइज इसका एकमात्र मोटिव है कि सामने वाला है आपको भले 4 क्वेश्चन दिए हैं, या मैं यूँ कि दूँ 4 क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, 4 टॉपिक उठा कर दिया है, लेकिन वो आपकी इंग्लिश की पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है सामने देखते रहिए। सेकंड, मैं जो यहाँ पर जो हमने सिलेबस में दे रखा है उसके बारे में बात करूँगा, करेक्शन ऑफ एरर्स। कौन सा है, करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है, या इसी को आप यूँ कह सकते हैं, उसी के अंदर लिखा हुआ है, सिलेबस के अंदर भी स्पष्ट लिखा हुआ है करेक्ट यूसेज। क्या लिखा हुआ है, करेक्ट यूसेज। क्या मतलब, ये मतलब हुआ कि जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक है, उनको उनका करेक्शन यानी कि उनका सुधार कैसे करते हैं, या करेक्ट यूसेज यानी उनका सही व्यवस्थित उपयोग कैसे किया जाता है अंग्रेजी के अंतर्गत। ये जो टॉपिक है स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरी की पूरी अंग्रेजी है, आपकी इंग्लिश ग्रामर है उसको एक तरफ से सामने लेकर उनका नेतृत्व कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा, ये वाला टॉपिक। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पर्टिकुलर किस टॉपिक से आया है। आप यूँ नहीं कह रह सकते हैं कि सर एक इन दो तो ये हो गया, ये 2 टॉपिक है पर्टिकुलर आपके ग्रामर बेस्ड है। किसके बेस्ड है, इसमें आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्पेशली ग्रामर की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं यूँ कह सकता हूँ कि आपको ग्रामर आनी ही चाहिए, बस दैट्स ऑल। आगे की जो मैं 2 टॉपिक बताने वाला हूँ, ये वाले थर्ड, ये जो टॉपिक है सिनोनिम्स, एक टॉपिक है सिनोनिम्स एंड इसी के साथ में दे रखा है एंटोनिम्स, ठीक है। आप इसी को सिनोनिम्स को ही आप बोल देते हैं क्या, सिमिलर वर्ड्स, और इसको बोल देते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। दोनों सिमिलर ही है, यूँ कह दो कि एक ही बात है। आप सिनोनिम्स बोलो या सिमिलर वर्ड्स बोलो, एंटोनिम्स बोलो या फिर आप ऑपोजिट वर्ड्स बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। खैर हम बात करें कि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, क्या सर ग्रामर में जाएंगे? नहीं बच्चे, ये ग्रामर में नहीं जाने वाले। ये अपने वोकेबलरी को कवर करने वाले 2 चीज़ें, एक तो ये है, एक दे रखा है आपके सामने फ्रेजेस एंड आइडियम्स। कौन सा टॉपिक है, फ्रेजेज एंड आइडियम्स। फ्रेजेज एंड आइडियम्स है, ये दोनों टॉपिक है, ये आपके दोनों के दोनों टॉपिक है, ये नेतृत्व करने वाले या यूँ के 2 रिप्रेजेंट करने वाले आपके वोकेबलरी, ठीक है। तो देखो एग्जामिनर ने बढ़िया व्यवस्थित तरीके से सोच विचार करके वोकेबलरी को भी कवर अप करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपको ग्रामर का भी नॉलेज शेयर करने का उसने भरसक प्रयास किया है। तो हम देख सकते हैं कि इस पटवार वैकेंसी के अंतर्गत आप जिसको बिल्कुल हल्के में लेने का मेरा ऐसा मानना है कि आप शायद नहीं ले रहे होंगे। जो समझदार स्टूडेंट है वो पहले से सीरियस होगा, अगर नहीं है तो अभी आपके पास में टाइम है, क्योंकि ये कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, इस एरा के अंतर्गत, इस कोरोना के एरा के अंतर्गत आप अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और ये करने का हम पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं कि अगर आप व्यवस्थित तरीके से हमें फीडबैक देंगे, आप रिस्पॉन्स देंगे, तो हम हैं आपकी स्टडी के अंतर्गत व्यवस्थित तरीके से एक इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके अंतर्गत है वो इंग्लिश को लेकर के बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, एक बात। सेकेंड, आपके अंदर ये माइंड में आया होगा कि सर आप अनचिन पैसेज या यूँ कि 2 करेक्ट यूसेज या फिर करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, इनको आप कैसे करेंगे। ये जो नीचे वाले जो 2 टॉपिक हैं इनके लिए हम स्पेशल सेशन लगेंगे और उन सेशंस के माध्यम से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठेंगे जो अपने राजस्थान में हुए एग्जाम पहले, चाहे आप ग्राम सेवक उठाकर देख लो, LDC उठाकर देख लो, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, आए भी है और आने की पूरी संभावना है। ऐसी वोकेबलरी का व्यवस्थित तरीके से कलेक्शन है आपके सामने हम लेकर आएंगे, एक बात। सेकंड बात है कि मोस्ट ये होने के बाद में आपको मैं सिलेबस के अंतर्गत ये आज का सेशन है वो स्पेशली है, वो सिलेबस को डिस्क्राइब करने का है कि आगे आने वाले दिनों के अंतर्गत अपनी जो यात्रा है वो कैसी रहेगी। इस जर्नी को बताने के लिए आपको मैंने इस स्पेशल सेशन का यहाँ पर आपके सामने मैं उपस्थित लेकर हुआ हूँ। लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पर इंग्लिश है वो 20 में छोड़ दी जाएगी, या यूँ कह दो कि इंग्लिश का कुछ अधूरा सा यहाँ पर टूटा फूटा ऐसा पढ़ा करके छोड़ दिया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल आपके साथ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं प्रेम लोहिया आपको
ये स्वेयर करता हूँ, ये मैं शपथ लेता हूँ कि आपको इंग्लिश से रिगार्डिंग जो भी यहाँ आपके पटवार के वैकेंसी में आने की पूरी संभावना है, उन तमाम टॉपिक को हम मिलकर के क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में ये जब सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा, देन हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको लेकर के आपके सामने आएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है और समझ करके उसके आंसर को कैसे टिक करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमने जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिस्क्राइब तौर पर पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई पर्टिकुलर है वो टॉपिक को किस हैंडल तक एग्जाम में कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे हैं। देखिए, अभी तक तो हमने सिलेबस को लेकर के हमने डिस्कस किया। अब ये करेक्ट यूसेज वगैरह क्या है, अनसीन पैसेज के बारे में आपको बिल्कुल बेझिझक रहना है, क्योंकि आपने 10वीं 12वीं के अंदर के उस समय भी आपने देखे थे, उस समय भी आए थे। उस समय फ़र्क ये था कि आपको लिखना पड़ता था, अब लिखना वगैरह तो नहीं पड़ता है, लेकिन टिक तो करना पड़ेगा। कंडीशन वही है, समझना पहले भी पड़ता था और समझना है वो अब भी पढ़ रहा है। अब एक चीज़ का आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे। देखो, जैसे कि सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, मैंने कहा कि राजू एंड मी, ठीक है। फिर मैंने कहा इज गोइंग देयर, क्या बोला मैंने, देयर। अब देखो, आप सेंटेंस को देखेंगे, मैंने इस सेंटेंस के अंदर एक से अधिक गलतियां की है, ये मैंने खुद जानबूझकर की। इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप है वो मिस्टेक नहीं करें, उसको देखने का प्रयास करें। बताता हूं मैं एक एक चीज़ को। एग्जाम में जैसे कि आपको दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये आपको दे दिया, इसको पोर्शन में नाम दे दिया, ए करके दे दिया, ये दे दिया आपको बी, और ये सी, और उसके बाद में ये डी। आपको पूछेंगे कि विच पार्ट हैज़ एरर, यानी कि निम्न में से कौन से पार्ट में मिस्टेक है या गलती है। इसमें चूंकि भले मैंने कौन से पार्ट में की है मैं अभी बताने वाला हूँ, फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेशक आते हैं, मैं कहता हूँ, और इसको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। मैंने कहा राजू, बिल्कुल सही है, एंड आया, कोई दिक्कत नहीं। मी इज गोइंग देयर, पहली बात तो यही है कि मुझे ज़्यादा तो अंग्रेजी के बारे में पता नहीं, मुझे नहीं, ऐसा आपको मानना है कि हमें ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि मैं कह रहा हूँ एक और एक कितना होते हैं सर, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो जब 2 हो रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो अंग्रेजी का नियम कहता है कि इसके साथ में आने वाली वर्ब की कैसी होगी, प्लूरल वर्ब आएगी। एक बात तो इस हिसाब से देखें तो एक तो हमारा ये हो गया, और एंड से जुड़ने वाले, एंड से हमेशा इक्वल चीज़ें जुड़ती हैं, एंड से जुड़ने वाली चीज़ें हमेशा बराबर होनी चाहिए। आई मीन यूँ कह दूँ कि दोनों की इंपॉर्टेंस रहती हैं, और दोनों हमेशा बहुवचन के साथ में अपना इंपॉर्टेंस दर्शाते हैं। तो मैंने क्या बोला, राजू एक हो गया, और यहाँ एक मी, एक और एक कितने हो गए सर, 2 हो गए। 2 होएंगे तो क्या ईज आएगा, बिल्कुल नहीं सर, ईज तो नहीं आएगा। और क्या आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन ईज तो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपको इतना तो पता है कि क्या आगे वर्ब के बारे में हमें जानकारी है। इस टॉपिक को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा मेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बात, फिर सर और तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल है। तो भाई कौन सी गलती है, तो आगे एक और गलती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी का नियम ये कहता है कि एंड से दोनों तरफ, मैंने अभी बताया, आने वाले सब्जेक्ट है वो एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। कैसे सर, ये राजू है, ये राजू है, ये कौन से फॉर्म में है सर, ये है वो आपके सब्जेक्टिव केस में है। तो बच्चे मुझे ये बताइए, ये मी है, ये किस केस में है सर, ये मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। अरे मुझे तो पता ही नहीं है सर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या केस होता है। डोंट वरी, मैं आपको एक एक बताने वाला हूँ इस यात्रा के अंतर्गत, आप बस बेफिक्र रहिए। तो इसका मी यहाँ पर जो उपयोग हुआ है क्या सही है, नहीं बच्चे बिल्कुल ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ राजू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस है वो आपका क्या होने वाला है, आई होगा। क्या होगा, आई। फिर बात होती है कि राजू एंड आई, आगे क्या लिखने वाला हूं मैं, जब दोनों आपने व्यवस्थित तरीके से लिख दिया तो फिर क्या मैं आई के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगाऊं या फिर दोनों के अकॉर्डिंग लगाऊं। तो बच्चे यहाँ पर आई है, ये अपनी जगह बिल्कुल अच्छी बात है, सही है, लेकिन यहाँ हुए बहुवचन, तो इस हिसाब से आपके यहाँ पर इज नहीं आ करके क्या आएगा, आर आने वाला है। बात समझ में आएगी नहीं। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है आपको बस समझाने के लिए कि
कैसे गलतियां पूछा जाता है। जो सेकंड जो आपका जो मैं यूँ कह दूँ टॉपिक इसके अंदर दे रखा है सिलेबस के अंदर, करेक्ट यूसेज वाला, जो करेक्ट यूसेज वाला टॉपिक है ये, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में बिल्कुल कोई भी आपको डर नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर इसमें ही होती है। आप ऐसा मानते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपके इस डर को बिल्कुल रिड्यूस करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपके डर को मैं दूर करने का भरसक प्रयास करूँगा और इसमें हम सफल भी होंगे। जो नीचे वाले थर्ड और फोर्थ जो अपने टॉपिक दे रखे हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन है वो टू द पॉइंट आएंगे। एक बात मैं एक पहले आप लॉकडाउन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब बीच में लॉकडाउन है वो जब एग्ज़ाम हुआ था, एक BSTC फ्री करके एग्ज़ाम होता है, उससे पहले मैंने बच्चों को, मेरे स्टूडेंट जो मेरे कोचिंग आते थे उन स्टूडेंट को बताया, या मैं यूँ कह दूँ कि वोकेबुलरी पढ़ा रहा था। और ये भी एक यूँ कह सकते हैं कि लक की बात कह सकते हैं, मैंने जो अपना फर्स्ट वर्ड लिखा है वही उसके परीक्षा के अंतर्गत आ गया। तो अब देखो इससे बड़ा संजोग क्या हो सकता है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा वही आएगा, बस मैं यूँ कह सकता हूँ कि हम मैक्सिमम जो लिमिटेशन होती है उनको हम पार कर देंगे। एग्जामिनर के पास में हमको ऐसा कोई एक्सक्यूज भी नहीं रखेंगे, या यूं कह दो कि एग्जामिनर के पास में ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं छोड़ेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना रहे। बात समझ में आएगी नहीं? खैर हम बात कर रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन आता है, आपने जो चारों टॉपिक बताए हैं उन चारों टॉपिक में से कौन से टॉपिक में इनको आप काउंट करेंगे। तो बच्चों इसको हम सेकंड वाला जो करेक्शन ऑफ एरर्स था, या यूं कह दो करेक्ट यूसेज के अंतर्गत इसको, इस वाले एग्जाम्पल को काउंट करेंगे। एक बात, अनसीन पैसेज 10वीं 12वीं में आपने वैसे पढ़ा ही है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है, उससे पहले भी जो भी आपने पढ़ा है वही है सेम, बस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसको हम व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। तो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, हम करेंगे। सेकंड वाला का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और भी देंगे। और थर्ड और फोर्थ ये प्रॉपर वोके बेस्ड है। कौन से बेस्ड है? वोके बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा वाली वो वाली कोई कंडीशन नहीं रहती है। एक बात आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि ये जो वैकेंसी है वो राजस्थान पटवार की है। एक बात तो राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का आज दिन तक का रिकॉर्ड हुआ है, इतना हाई लेवल का SSC CGL या CPO या CSSL इतनी हाई लेवल की इंग्लिश यहाँ पर नहीं पूछते, बिल्कुल बेसिक पूछते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको ध्यान रखना है कि टेंसेस से आपको जैसे क्वेश्चन उठाकर दे दिया और टेंसेस से आपको क्वेश्चन दिया है उसके अंदर भी आपको एरर पूछेंगे, बेसिक पूछेंगे, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है कि ये वाले क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने वो लिया है, सेकंड एग्जांपल और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप आइडेंटिफाई आप खुद करेंगे कब, जब आपने व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है। ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि टेंस से आएगा या फिर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा या फिर नरेशन से आएगा, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। तो सो दैट हमें सब कुछ है वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा आई, लिख दिया हैज़, ठीक है, आई हैज़ लर्नड माई इंग्लिश लेसन। एक मैंने बात बोली आपके सामने, क्या बोला मैंने कि आई हैज़ लर्नड माई इंग्लिश लेसन। अब देखो आपको दे दिया क्या, ये एरर दे दिया, ठीक है, एरर दे दिया 1 2 3 और 4 ये दे दिया, और इसको आपके सामने लिख दिया। ये वाला ए पोर्शन इन्होंने नाम दे दिया, ये वाला बी पोर्शन दे दिया, ये अपना सी हो गया और ये अपना डी हो गया। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग कैटेगराइज करने का प्रयास किया और पूछा कि क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है, ऐसा आपके इंग्लिश में आ गया। अब इस तरीके से नहीं आएगा तो वो ऑप्शन देकर देगा, जैसे भाई यहाँ पर ऑप्शन दे दिया तो ये ऑप्शन में ये वाला लिख दे, बी में ये लिख देंगे, सी में ये लिख देंगे, ठीक है, और डी में है आपका ये लिख लेंगे, ऐसे लिख कर देंगे। इट डजेंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ऑप्शन पर सही पर टिक करना है कि गलती कहाँ पर है वो मैं ढूंढनी है। तो मित्रों इसमें आपको अगर गलती नजर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। आई के साथ में देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेज हो गया, ये पूरे के पूरे इंग्लिश का निचोड़ होता है। इससे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इंग्लिश का एलिमेंट्री लेवल है, इनका जो एडवांस लेवल में इंग्लिश कैसे होते हैं क्या होता है, इन सब के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर आपको इंग्लिश का फंडामेंटल है वो पता चलेगा, तो आप व्यवस्थित तरीके से इनको समझ पाएंगे। आई हैज़ लर्नड माई इंग्लिश लेसन, पहले तो ये देखो कि ये हैज़ हैव वगैरह कहाँ आता है। तो कंडीशन ये बनती है कि भाई एक तो ये इसका यूज होता है कि कोई हैपनिंग बतानी है, या फिर हम यूँ कह दो पोजीशन बताना है, या फिर यूँ कह दो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है। तो पोजीशन हो गया, हैपनिंग हो गया, या फिर प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस है, इनमें बेसिकली इनका यूज होता है। तो देखते हैं उनमें से यहाँ पर जो मैंने कंडीशन बताई उनमें से यहाँ पर कौन सी जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। तो देखते हैं कि भाई क्या पोजीशन दिख रहा है, नहीं सर पोजीशन के लिए नाउन चाहिए था, इसके बाद में वर्ब आई है और वर्ब की वो कौन सी फॉर्म आई, वी थर्ड आई। वी थर्ड आते ही आपको बिल्कुल बेसिक होकर के एकदम फ्री होना है, आपको स्पष्ट पता चल गया कि सर ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि आई के साथ में हम हैज का नहीं बल्कि किसका यूज़ करते हैं, हैव का। तो गलती देखते ही पहली नज़र में पता चल गया कि सर यहाँ हैज नहीं बल्कि होना क्या सही है, हैव, और हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, राइट। आपके 2 नंबर आपके खाते में आ जाएंगे। तो मैंने जो अभी तक इस सेशन के अंतर्गत आपको जो बात बताइए वो यही बताइए कि आपके टेंस से रिलेटेड हो या फिर सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड हो या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बताऊँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो 8 स्पीच आते हैं, मेन्यू के 8 पार्ट्स होते हैं जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह से बात करेंगे। उन तमाम से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। और इससे पहले था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही था, उसके अंतर्गत प्रोनाउन से रिलेटेड उसने पूछ दिया और वर्ब से रिलेटेड मल्टीपल एरर मैंने आपके सामने बताए कि इस तरह के मल्टीपल एरर तो हालांकि परीक्षा में नहीं आता है, एक ही एरर रहेगा। मैं तो बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए मैंने खुद अपनी मर्जी से डाले। और उसके बाद में ये मैंने टेंस से रिलेटेड है आपके सामने रखा कि भाई ये टेंस के अंतर्गत कौन से टेंस है, ये जो सेंटेंस से बिलोंग करता है और कौन से टेंस में क्या रहता है, एक बात। फिर हम एक एक चीज़ को समझेंगे, यहाँ माई का क्या रोल है, इंग्लिश यहाँ क्या कर रही है, लेसन क्या कर रही है, यहाँ क्या मतलब यहाँ एग्जाम के क्या कर रही है वो तो हमें पता ही है। वैसे इस सेंटेंस में पर्टिकुलर इंग्लिश का क्या रोल है और माई वगैरह ये सब क्या है, इनको एक एक करके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले सेशंस पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों मुझे आशा है कि आज का सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल, तो यूँ कह सकते हैं कि सिलेबस को समझने के लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा, एक बात। और सेकंड, इस सेशन के बेसिस पर आप ये इतना तो निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि क्या आप मेरे साथ मिल करके अपनी यात्रा को एक ब्राइट बना सकते हैं, या फिर आपके अंदर जो माइंड में आने वाले क्वेश्चन, क्या आपके इंग्लिश को लेकर के जो फोबिया है वो कम हो सकता है, अंग्रेजी के प्रति आपका जो डर है वो कम हो सकता है। बेशक मुझे विश्वास है कि ये जो सेशन है इंग्लिश के, अगर आपने व्यवस्थित तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से आपने अगर अटेंड किए तो आपके लिए इंग्लिश के ये तमाम सेशंस हैं वो भर्ती परीक्षा के अंदर पटवार के अंतर्गत मील के पत्थर साबित होने वाले हैं, एक बात। क्योंकि इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन है और लैंग्वेज वो है अपनी हिंदी और इंग्लिश का जो मैंने बताया 44 अंक है। 99% स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी को व्यवस्थित तरीके से ईजीली कम समय में है वो कवर अप कर लेते हैं, लेकिन बात जब इंग्लिश की आती है तो समस्या यहाँ हो जाती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये द्वितीय भाषा है। इसके अलावा ये एक वैश्विक भाषा होने की वजह से हम वी हैव नो इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, हमें इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंतर्गत हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इन तमाम कारणों की वजह से अगर हम बात करें कि अंग्रेजी में हम क्यों पिछड़े हुए हैं, तो ये मैंने आपको कारण बताया। पहला कारण ये बताया कि हमारी ये सेकेंड भाषा है, सेकंड मैंने कारण ये बताया कि एक वैश्विक भाषा है, और थर्ड कारण मैंने ये बताया कि हमारी इसके अंतर्गत रुचि नहीं है, और रुचि नहीं होने का कारण है कि हम यूज टू नहीं है। यूज टू नहीं होने का मतलब ये है कि हम इसको व्यवहार में ज़्यादातर नहीं लाते हैं। तो इन तमाम कारणों की वजह से इंग्लिश में हम पिछड़ रहे हैं, और इन्हीं पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इन सेशंस को लेकर के, और इसको आप व्यवस्थित तरीके से डे बाय डे अटेंड करेंगे और एक नोटबुक बना देंगे, और नोटबुक के अंतर्गत जो भी मैं आपको कंटेंट लिखूँगा आप सिस्टमेटिक तरीके से उनको लिखेंगे। और इनको जैसा मैंने डिवाइडेशन किया है, 2 भागों में डिवाइड करने का प्रयास किया है। फर्स्ट भाग के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि हम ग्रामर को कवर अप करेंगे, सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम वोकैबुलरी को कवर अप करने का प्रयास करेंगे, और दोनों को एक बेहतरीन तरीके से आपको सामने मैं लेकर आऊँगा। और उसके बाद में जब हमारा सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, उसके दरमियान है हम आपके सामने प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत हम पटवार से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन उठने की संभावना है, या राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को हम आपके सामने व्यवस्थित तरीके से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने सेशन पहले से ही व्यवस्थित तरीके से अटेंड कर रखे होंगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन है वो अपनी भाषा में बोले तो आँख के अंदर जो फू होता है उसके बराबर मायना रखेगा। आई मीन यूँ कह सकते हैं कि आपके लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। कहाँ से? मेरे से पढ़ रखा है। तो जब आप मेरे से ऑलरेडी पहले से व्यवस्थित तरीके से जब पढ़ रहे होंगे या पढ़ दिया होगा तो आपके लिए वो क्वेश्चन है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर आप क्वेश्चन पहले क्यों नहीं ला देते? अरे बच्चों पहले कैसे लाऊं? पहले लाऊंगा तो आपको तो पता ही नहीं है, जब इंग्लिश की ABCD पता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ABCD रियलिटी में पता नहीं है। ABCD का पता नहीं होना ये एक मुहावरा कह सकते हैं, जैसे कि हमने टॉपिक बताया है
आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात की है। एबीसीडी का पता नहीं होना, अब मैं यूँ कह दूँ कि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होना, इसको कहते हैं कि एबीसीडी का पता नहीं होना, ये एक मुहावरा है। तो जब आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, उल्टा आप डीमोटिवेट होंगे। और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा, मैं नहीं, दुनिया का ऐसा शायद एक ऑनेस्ट टीचर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने स्टूडेंट का अहित चाहेगा। और मैं भी कदा भी ऐसा आपके साथ में होने की बिल्कुल कोई भी संभावना नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि आपका बेटर हो और आपका भविष्य, आपका फ्यूचर है वो ब्राइट हो। इसी क्रम में हम आने वाले सेशन को एक सिस्टमेटिक वे में, एक अच्छे तरीके से और डे बाय डे है आपको एक समय का एक चीज़ और मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के दरमियान वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास में बहुत सारा समय है, तो हम टाइम का सही सदुपयोग करें। मैं भी इवन रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च करने का तात्पर्य है पढ़ना और रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पढ़ना तो है ही, इंग्लिश का टीचर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है। और एक अच्छा टीचर भी वही होता है जो पहले किसी भी कंटेंट को पढ़ाने से पहले उसके ऊपर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी पकड़ होगी तभी वो व्यवस्थित तरीके से जो अपना सब्जेक्ट है उसको स्टूडेंट के सामने डिस्क्राइब कर पाएगा। तो ये तो बात है ही। इसके अलावा रिसर्च का मतलब भी हुआ क्या इस टॉपिक को पर्टिकुलर और भी ऐसा कोई तरीका है जिसके माध्यम से बच्चों को और समझ में आए। तो इस तरह का जो रिसर्च है वो मेरा पर्टिकुलर इंग्लिश को लेकर चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, तो आपको इस पर्टिकुलर सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आपको बताना है कि आपको इंग्लिश से रिगार्डिंग कौन सी पर्टिकुलर, अगर मैं तो ये बोलूँगा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को रहता है कि सर कौन सी बुक लें, क्या लें। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ऐसी इंग्लिश की कोई भी बुक ऐसी नहीं है कि आपको एक बिगिनर को पूरी तरह से तैयार करे। ऐसी यहाँ नहीं, पूरे इंडिया के अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि टीचर लिखने वाले को ये पता नहीं रहता है कि सामने वाले स्टूडेंट का क्या लेवल रहता है। अगर मैं भी इंग्लिश की बुक है आने वाले जैसे टाइम में है वो लॉन्च करने के प्रोसेस है तो करेंगे, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि पर्टिकुलर कौन से स्टूडेंट का क्या लेवल रहता है। हाँ, टीचर जो बुक राइट करता है उसका ये प्रयास रहता है ऑथर का कि वो मैक्सिमम पैरामीटर है वो उसको कवर अप करने का प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं है वो उसके अंदर जो लिमिटेशन है वो रह जाती है। तो मैं जो टीचर से आप जितना पढ़ रहे हैं या जिस वे में पढ़ रहे हैं, इतना आसान या इतना सिंपल भाषा में बुक आपको नहीं समझा सकती है। क्योंकि अगर दुनिया के अंतर्गत अगर बुक ही सब कुछ होती तो दुनिया के अंदर किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो प्रारंभिक अध्यापक होने के बाद में उसके बाद में जो टीचर की पीढ़ी होती जिसके अंतर्गत हम आ रहे हैं और आने वाले टाइम में आ भी आएंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। नहीं आते क्यों? क्योंकि किताबें सबकी अच्छी शिक्षक होती। मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो बुक्स होती हैं वो सबसे अच्छी मित्र हो सकती हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ या सब कुछ किताबों के ऊपर छोड़ना ये मेरा जो हृदय है वो मुझे परमिशन नहीं देता है। तो गाइस, मैं आपको आफ्टर ऑल यही बोलूँगा, एटलीस्ट लास्ट के अंतर्गत मैं एक ही बात बताऊँगा कि आप इन सेशन को एक सिस्टमेटिक वे में और अच्छे तरीके से आपको इनको अटेंड करना है। इसके अलावा अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर है आपको एकदम कंटेंट है फ्रेश और सिस्टमेटिक मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।